फिल्म की शुरुआत होती है दीपक सिंह से, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपनी बीवी राखी और बेटी माही के साथ रहता है। पहले दीपक आर्मी में ड्राइवर का काम करता था, पर अब उसके गांव में एक छोटी सी दुकान है और यह दुकान ही उसकी कमाई का एक लौता जरिया है। पर उसकी कमाई ही नहीं होती थी क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आता था। फिर भी दीपक अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश था। वो इसी कोशिश में रहता था कि वो अपनी बीवी और बच्ची को हर खुशी दे सके। राखी भी दीपक का हर हाल में साथ दिया करती थी। दीपक ने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसका 6 महीने का ब्याज 18,000 रुपए होता है, पर दीपक वो चुका नहीं पा रहा था। जब उधार लेने वाले दीपक के पास पैसे मांगने आते हैं तो दीपक उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है, पर वो लोग नहीं मानते। दीपक उनकी पाँव तक पड़ता है, पर वो लोग फिर भी नहीं मानते और दीपक की दुकान छीन के बंद कर देते हैं। अब अपनी दुकान हाथ से जाने के बाद दीपक और राखी बहुत परेशान थे। तो इस तरह से उनकी जिंदगी गरीबी, आशा और निराशा के बीच उलझी हुई थी। रात को दीपक राखी से कहता है कि हमें मुंबई जाना चाहिए, वहाँ मैं कोई भी काम कर लूंगा। सुना है मुंबई में सारी दुनिया से लोग जाते हैं, वहाँ कोई भूखा नहीं मरता, और वहाँ मेरा दोस्त ओमकार भी तो है, अपने गाँव का आदमी है, तो थोड़े दिन तो अपने साथ ही रख लेगा। और वैसे भी हम वहाँ हमेशा के लिए थोड़ी न जा रहे हैं, 2-3 साल में पैसे कमा कर वापिस आ जाएंगे। पर राखी उसे कहती है कि यहाँ आसपास के गांव में या उदयपुर या जोधपुर में कुछ काम देख लो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मेरा मन नहीं मान रहा। दीपक उसे फिर से समझाता है, कहता है कि सारी दुनिया से लोग जाते हैं मुंबई पैसा कमाने, तो आखिर में ना करते। राखी भी दीपक पे भरोसा करके मुंबई जाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन दीपक अपने परिवार को लेकर मुंबई के सफर पर निकल पड़ता है। पैदल चल के, बस पकड़ के, ट्रेन से सफर करते हुए आखिरकार वो तीनों माया नगरी कहने वाले मुंबई शहर पहुंच जाते हैं। अब दीपक को सिर्फ इतना पता था कि ओमकार किस जगह पर रहता है, उसे उसका पूरा पता नहीं पता था, और ऊपर से ओमकार का फोन भी नहीं लग रहा था। तो वो दिनों वहाँ के लोगों को ओमकार का पता पूछते हुए भटक रहे थे, पर उन्हें ओमकार का घर नहीं मिलता। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। दीपक उसे अपने पास की चिट्ठी दिखाता है, तो वो उस चिट्ठी को देख के कहता है कि इसमें तो सिर्फ जगह का नाम लिखा हुआ है, इससे कैसे पता चलेगा तुम फैमिली के साथ आए हो और साथ में बच्ची भी है, तो तुम रहने का इंतजाम कहाँ करने वाले हो। तो दीपक उसे कहता है कि हम तो ओमकार के घर ही रहने वाले थे। तो वो आदमी उसे कहता है, पर ओमकार का तो फोन ही बंद आ रहा है, तो अब क्या करोगे। तो वो उनको एक फ्लैट में ले जाता है और कहता है कि इस फ्लैट का किराया सिर्फ 10,000 रुपए है। दीपक और राखी को भी वो फ्लैट बहुत पसंद आता है, तो वो खुशी से उस आदमी को 10,000 रुपए दे देते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि 15 मिनट में मुझे नीचे की दुकान में मिलो, फ्लैट के पेपर्स और चाबी तुम्हें वही मिलेगी। ऐसा कह के वो 10,000 रुपए लेके चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब दीपक नीचे जाता है दुकान से चाबी लेने, तो देखता है कि वहाँ ऐसी कोई दुकान नहीं थी। वो पास के डबरी वाले को इस बारे में पूछता है, पर सब जानने के बाद वो डबरी वाला उसे कहता है कि वो आदमी तुम्हें 10,000 का चूना लगा के चला गया। इधर फ्लैट में राखी जब वहाँ की साफ सफाई कर रही थी, तो वहाँ कुछ पेंटिंग करने वाले लोग आते हैं। उन्हें लगता है कि राखी वहाँ की काम वाली बाई है। वो राखी को कहते हैं कि हमारी पेंटिंग पूरी होने के बाद तुम साफ सफाई करना, और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब राखी उन्हें बताती है कि अभी तो हमने 10,000 रुपए देकर इस घर को लिया है। तब वो पेंटर अपने मालिक से फोन पे बात करके कंफर्म करके राखी को बताते हैं कि उन्होंने ये फ्लैट किसी को नहीं दिया है, वो आदमी तुम्हें फंसा के 10,000 रुपए लेके चला गया। ऐसा कहकर वो राखी को उस फ्लैट से निकाल देता है। इधर दीपक भी अपने साथ फ्रॉड होने की वजह से पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसके पास उसने गाँव से लाए हुए सिर्फ 10,000 रुपए ही थे, और अब तो वो पैसे भी चले गए थे और उनका रहने का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ था। दीपक पुलिस स्टेशन जाता है इस बारे में रिपोर्ट लिखवाने, पर दीपक को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो पुलिस वाला दीपक की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। और उस पुलिस वाले को दीपक की तकलीफ जानने के बजाय अपना गेम खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट था। अब वही पुलिस स्टेशन में ही राखी की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि एक डांस बार में काम करती थी। तभी उसके बार का सेठ आके उसे छुड़वा के ले जाता है, और दीपक और राखी के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो तीनों शहर में यहाँ वहाँ भटकते भटकते सड़क पे और फुटपाथ पे ही अपना एक दिन गुजारता है। अगले दिन जब वो तीनों एक फुटपाथ पे बैठे थे, तो वहाँ उन्हें वही डांस बार वाली लड़की मिलती है। वो राखी से पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो राखी उसे जवाब देती है कि हमें कोई जगह नहीं मिली रहने की। तो वो लड़की उन्हें अपने खुले में लेके जाती है। वो दीपक को डांटते हुए कहती है कि तुमने ऐसे ही किसी पे कैसे विश्वास कर लिया, शहर में इतने सस्ते में कोई मकान देता है क्या, मैं इस छोटे से खोले का ही 1,500 रुपए भाड़ा देती हूँ।
ऊपर से 50,000 रुपए डिपॉजिट डाला। वो दीपक को गाँव वापस जाने को कहती है। तब दीपक उसे कहता है कि हम गाँव वापस नहीं जाएंगे। तब वो लड़की उसे कहती है कि तो क्या करोगे, इनको रास्ते पे लेके घूमोगे? तो राखी उसे पूछती है कि क्या वो उनकी कोई मदद कर सकती है। तो वो लड़की उन्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ दिनों तक रहने की जगह दिलवा देती है। वहाँ का आदमी दीपक को बताता है कि जब ये फ्लैट तैयार होगा तो 3 करोड़ में बिकेगा। और फिलहाल वो दीपक से एक दिन के 100 रुपए लेके चला जाता है। अब जैसे तैसे दीपक के परिवार को सर छुपाने की जगह मिल गई थी और अगले दिन वो काम ढूंढने के लिए शहर में यहाँ वहाँ घूमता है। हर दुकान में काम के लिए पूछता है पर उसे काम नहीं मिलता। कई दिन ऐसे ही गुजरते हैं पर उसे काम नहीं मिलता। एक दिन वो हमाली का काम करके शाम को परिवार के लिए दिन बड़ा पाव का इंतजाम करता है। कई दिन ऐसे ही गुजरता है पर दीपक को फिर भी काम नहीं मिलता। एक दिन राखी उस डांस बार वाली लड़की जिसने उनको रहने के लिए जगह दिलवाई थी उसके घर जाती है। उस लड़के का नाम सोनाली था। जब उसे पता चलता है कि दीपक को अभी तक काम नहीं मिला तो वो राखी से कहती है कि तुझे क्या हुआ, तेरे हाथ पैर नहीं है, इतनी प्यारी दिखती है तू, तुझे तो आसानी से मिल जाएगा काम। तब राखी उसे पूछती है कि कैसा काम? तो सोनाली उसे कहती है कि 2-3 दिन में वो अपने गाँव जाने वाली है तो उसकी जगह पे वो उसके बार में काम करे। वहाँ उसे बार में कस्टमर को चखना और दारू साफ करना होगा। वो लोग इधर उधर हाथ लगाएंगे पर किसी के साथ जाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। पर राखी उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी। तब सोनाली उसे समझाती है कि कोई भी काम बनाया छोटा नहीं होता, इसमें तुझे अच्छा पैसा मिलेगा। वैसे भी तुम मुंबई में काम कर रही आए हो। अब हालात ही ऐसे थे कि राखी भी ये काम करने के लिए मजबूर हो जाती है। वो उस डांस बार में जाके वहाँ के मालिक जयेश भाई से मिलती है तो जयेश भाई पहले राखी का दुपट्टा उतार कर पहले उसके पूरे शरीर को निहारता है और फिर उसे डांस करने को भी कहता है। अब सोनाली ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे डांस भी करना होगा पर पैसे की मजबूरी के चलते राखी डांस करने के लिए भी मर जाती है। जयेश भाई उसे काम पे रख लेता है और राखी उसे कुछ पैसे उधार भी ले लेती है। रात को जब दीपक वापस आता है तो चुपचाप लेट जाता है क्योंकि वो क्या ही कहता, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि आज भी उसे काम नहीं मिला था। और राखी भी चुपचाप लेटी थी क्योंकि उसे बिना कहे पता चल गया था कि दीपक को आज भी काम नहीं मिला है। दोनों भी रो रहे थे पर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह जब दीपक काम की तलाश में जाना होता है तो राखी उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि भूख लगे तो खा लेना। तो दीपक उसे पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो राखी उसे हिम्मत करके सब सच बताती है कि वो क्या काम करने जा रही है। पर ये जानने के बाद दीपक बहुत रोता है कि उसके होते हुए उसकी बीवी को ये सब काम करना पड़ रहा है। वो ठान लेता है कि वो जल्द से जल्द कोई काम ढूंढ के बहुत पैसे कमाएगा ताकि राखी को कोई काम ना करना पड़े। एक दिन दीपक अखबार में एक ड्राइवर की नौकरी का ऐड देता है तो वो तुरंत ही उस जगह पहुंच जाता है। पर वहाँ जाके वो देखता है कि उस ड्राइवर की नौकरी के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे पर उन सभी में से उस कंपनी में काम करने वाला सीनियर एम्प्लॉय विष्णु दीपक को अपने पास बुलाता है और बताता है कि हम प्राइवेट आर्मर सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं। हमारा काम है अमीर लोगों का कीमती सामान जिसमें हीरे पैसे वगैरह होते हैं वो पूरी सिक्योरिटी के साथ उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाना, चाहे जान भी चले जाए तो उस बॉक्स को कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें कीमती सामान हो। इस नौकरी के लिए तुम्हें महीने के 15,000 रुपए मिलेंगे, तो क्या तुम ये काम करना चाहते हो? तो दीपक तुरंत हाँ कर देता है। इधर दीपक को नौकरी मिल जाती है और दूसरी तरफ राखी ना चाहते हुए भी अपना मन मारकर बार डांसर बन जाती है। अगले दिन जब दीपक विष्णु के पास जाता है तो विष्णु उसे बताता है कि जहाँ तुम्हें बुलाया जाए वहाँ दिए हुए वक्त से 15 मिनट पहले आना है। अब दीपक जिस तरह की शर्ट पहन के आया था वो बहुत रंगीली थी, इसीलिए विष्णु उसे अपनी शर्ट देके उसे अपने बॉस मात्रे से मिलवाने ले जाता है क्योंकि आखिर में मात्र ही परमिशन देता था काम करने की। यहाँ विष्णु अपने बॉस को दीपक के बारे में बताता है और उसे नौकरी मिलने में मदद भी करता है। तो दीपक एक्टिव सिक्योरिटी ब्यूरो में ड्राइवर की नौकरी पर लग जाता है। उसे कंपनी में नौकर मिलता है, भर्ती मिलती है और एक गन भी मिलती है। फिर जब दीपक और विष्णु अपना काम शुरू करते हैं तो विष्णु उसे बताता है कि क्लाइंट के पास हम एक बॉक्स लेके जाते हैं, वो जो भी उसके अंदर रखना है रख देते हैं और फिर हमें उस बॉक्स को उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाना होता है। उस बॉक्स में कुछ भी कीमती सामान हो सकता है जैसे कि कागजात, हीरे जवाहरात या करोड़ों रुपए भी। उस बॉक्स की एक चाबी क्लाइंट के पास होती है और दूसरी चाबी कंपनी के कमांड में होती है। हमें तो वो चाबी कभी देखने को भी नहीं मिलती और अगर कोई बॉक्स चोरी हो जाए तो उस बॉक्स की चाबी कंपनी के कमांड में डाल दी जाती है।
जब तक कि वो बॉक्स न बन जाए। वो बॉक्स कुछ ऐसा बना होता है कि कोई अगर उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर लगा ऑटोमेटिक बम अपने आप फट जाता है और खोलने वाले के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो दीपक उसे पूछता है कि क्या कभी कोई बॉक्स की चोरी हुई है क्या। तब विष्णु उसे बताता है कि मेरा जो पिछला पार्टनर था बकर, हम दोनों को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था और उन्होंने एक बॉक्स को खोलने की कोशिश की थी। तो बॉक्स में का बॉम्ब फटने की वजह से उनके 2 आदमी मर गए, जिसकी वजह से उन बाकी गुंडों को बहुत गुस्सा आया और वो हमें चाबी के बारे में पूछने लगे, पर हमने तो वो चाबी कभी देखी ही नहीं थी। उन गुंडों ने गुस्से में बकर को मार डाला और कंपनी का रूल है कि अगर हमारा पार्टनर मर जाए तो हमें ही उसके परिवार के पास रखे उसका सामान, और ये दुख भरी खबर से निपटती है। फिर विष्णु दीपक को गन चलाना भी सिखाता है ताकि अगर उन पे कोई हमला करे तो वो अपनी गन चला सके। इधर राखी अपनी बेटी माही को एक जगह पढ़ने के लिए डाल देती है और खुद डांस बार में काम करना जारी रखती है। अगले दिन विष्णु दीपक को कहता है कि मेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो मैं नौकरी के टाइम ही उससे मिल लेता हूँ, वरना बाद में जाऊंगा तो भी शक करेगी, इसीलिए आज रजिस्टर पर मेरा साइन तुम कर देना। वैसे ऑफिस में तो सबको बताएं, पर ये बात कभी मेरे घर तक नहीं पहुँची। तो दीपक उसे पूछता है कि ऐसा करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो विष्णु उसे कहता है कि अब साथ में काम कर रहे हो तो एक दूसरे की मदद तो करनी ही पड़ेगी ना, कल को तुम्हें भी कभी जल्दी जाना होगा तो मैं कर लूंगा तुम्हारी साइन। तो दीपक भी विष्णु की बात मान के रजिस्टर में विष्णु की साइन कर देता है। तो ये देख के उनके साथ काम करने वाला एक आदमी दीपक से पूछता है कि तुम्हें कंपनी में आके 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तो अपने सुपरवाइजर की साइन भी कर देता है। तो दीपक उसे बताता है कि मुझे ऐसा करने विष्णु ने ही कहा है। फिर वो आदमी दीपक को अपने साथ एक डांस बार में ले जाता है जहाँ पे विष्णु और उनकी कंपनी के कुछ और लोग पहले से ही मौजूद थे। दरअसल विष्णु ने दीपक को टेस्ट करने के लिए उसे अपनी हाजिरी लगाने कहा था। वो सभी दीपक को बहुत ड्रिंक्स पिलाते हैं। दीपक को अब बहुत नशा चढ़ चुका था और उसे नशे में अपने सामने राखी नाचते हुए दिखाई देने लगती है। तो उसके दिमाग में 10 तरीके की चीजें चलने लगती है कि जैसे यहाँ लड़कियाँ नाच रही है वैसे ही राखी भी भाग के मर्दों के सामने नाचती होगी और वो लोग उस पर पैसे उड़ाते होंगे और न जाने कहाँ कहाँ और किस तरह से छूते होंगे। तो दीपक यही सब सोचते हुए पूरे नशे में अपनी रहने वाली जगह पे जाके नींद में से राखी को उठाता है और कहता है कि नाच के दिखाओ मुझे। राखी दीपक को नशे में देखकर उसे चुपचाप सोने को कह रही थी, पर दीपक होश में नहीं था। कहता है कि सबके सामने तो नाचती हो तो मेरे सामने कैसे शर्म आ रही है, और उसे नाचने को कह के उस पे पैसे उड़ाने लगता है। तो राखी उसे जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने तो यहाँ मुझे ये कहकर लाया था कि शहर से सब ठीक हो जाएगा, तो क्या कुछ ठीक हुआ क्या? हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, हमारी बच्ची रोज भूखी सोती है, मैं वहाँ शौक से नहीं नाचती, ना ही मुझे वहाँ नाचना अच्छा लगता है। अब दीपक को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगता है कि उसने क्या जिंदगी कर दी है सबकी। वो दोनों ही रोने लगते हैं। दीपक राखी से कहता है कि शहर के चक्काचौंध में बहुत अंधेरा है, मैं तुम लोगों को इस अंधेरे में गुम नहीं होने दूंगा, मैं कैसे भी करके तुम लोगों को वापस गाँव ले जाऊंगा। अगले दिन जब दीपक और विष्णु एक बॉक्स की डिलीवरी करने जाते हैं तो उनकी गाड़ी का कोई पीछा करने लगता है, पर दीपक अपनी ड्राइविंग स्किल से उस पीछा करने वाली गाड़ी को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। ये देख के विष्णु उसकी तारीफ करता है और शाम को दीपक को अपने घर पे खाना खाने को बुलाता है। तो दीपक शाम को विष्णु के घर खाना खाने जाता है। विष्णु उसे अपनी पत्नी सुधा से मिलवाता है। खाना खाने के बाद जब विष्णु और दीपक बालकनी में ठहरे थे तो विष्णु कहता है कि ये जगह मुंबई के ठीक सेंटर में है, चारों तरफ बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे और इन बिल्डिंगों के बीच में ये कूड़ाघर जहाँ मैं रहता हूँ। मतलब विष्णु जिस जगह पे रहता था वो उसे खुश नहीं था। अगले दिन दीपक और विष्णु एक क्लाइंट के पास बॉक्स लेके जाते हैं। उस क्लाइंट को देख के ऐसा लगता है कि वो कोई गैर कानूनी काम करने का धंधा करता था। वो क्लाइंट दीपक को टिप दे रहा होता है, पर वो पैसे उसे हाथ में देने के बजाय उसे खेल रहा होता है। तो विष्णु उस टिप को ना लेते हुए दीपक को उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चलने को कहता है, पर ये बात उस क्लाइंट को बुरी लगती है कि विष्णु ने उसकी बेइज्जती कर दी। वो इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है, इसीलिए वो उन दोनों को वापस बुला के कहता है कि तुमने मेरा सामान चुराया है। वो अपने आदमियों से उन दोनों की तलाशी लेने को कहता है और तलाशी लेने के बहाने वो उन दोनों के सारे कपड़े उतरवा देता है और उनके सबके सामने बेइज्जती करता है। अब जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो विष्णु अपनी बेइज्जती होने के कारण बहुत गुस्से में था। वो दीपक को कहता है कि मन तो करता है कि सबको ठोक कर बॉक्स लेकर फरार हो जाओ, पर ये सुन के दीपक उसे कहता है कि आप कैसा मजाक कर रहे हो। पर विष्णु बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। वो दीपक को अपने साथ उस काइट को मार के
उसका बॉक्स ले जाने के लिए बोल रहा था, पर दीपक की बातों से उसे पता चलता है कि दीपक ऐसा नहीं सोचता और वो दीपक को जवाब देता है कि हाँ मैं मजाक ही कर रहा था। अब रात को विष्णु दीपक को एक घर में लेके जाता है और कहता है कि मेरा जिस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था वो मुझे छोड़कर भाग गई। उसे होटलों में मिलना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये घर लिया था, पर अब तो वो भाग गई है, तो तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। पर ये सुन के दीपक उसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसका किराया दे सकूं। तो विष्णु उसे कहता है कि घर का मालिक तो मैं हूँ, तुम अपने हिसाब से मुझे पैसे देते रहना, तुम यहाँ अपने परिवार के साथ मजे से रहो। तो दीपक राखी और माही के साथ उस फ्लैट में रहने लगता है। अब दीपक को घर मिल गया था और उसके पास नौकरी भी थी, जिस वजह से उनकी जिंदगी अब थोड़ी बहुत पटरी पे आ गई थी। राखी भी दीपक को कहती है कि आपकी पहली पगार मिलते ही मैं अपना काम छोड़ दूंगी। अब विष्णु ने दीपक को नौकरी मिलने में भी मदद की और अब उसे रहने के लिए भी जगह दी, इसलिए दीपक विष्णु का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन विष्णु दीपक को कहता है कि मैंने तुम्हें जो मेरे पिछले पार्टनर बकार की कहानी सुनाई थी वो सच तो है, पर उसका अंत थोड़ा अलग था। दरअसल उस दिन बकार के मरने के बाद विष्णु उन गुंडों से गन छीन कर उन सभी गुंडों को मार डालता है, लेकिन एक गुंडा वहाँ से भाग जाता है। वहाँ 2 बॉक्सेस थे, उसमें से एक तो फट चुका था जब वो गुंडे उस बॉक्स को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरे बॉक्स को विष्णु ने वहाँ से उठा के अपने पास रख लिया था। विष्णु दीपक को कहता है कि वो बॉक्स अभी भी मेरे पास है, पता है तुम्हें उसमें कितना पैसा होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी के कमाल से उस बॉक्स की चाबी चुरा कर मुझे ना कर दो। तब दीपक उसे कहता है कि नहीं मैं चोरी नहीं करूँगा। तब विष्णु उसे बहुत समझाता है, कहता है कि 15,000 तक का है, तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है, क्या तुम अपने परिवार को उसी कटर में रखना चाहते हो। पर दीपक फिर भी उसे चोरी करने से मना कर देता है, कहता है कि यह गलत काम है। तब विष्णु उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी को डांस बार में नचवा रहे हो, क्या वो गलत काम नहीं है। वहाँ लोग तुम्हारी बीवी के मुंह पे पैसे फेंकते हैं, उसे इधर उधर छूते हैं, क्या ये गलत बात नहीं है। अब ये सब बातें सुन के दीपक को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर वाले के बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो। विष्णु उसे आगे कहता है कि वो चाबी पाने के लिए ही मैंने तुम्हें ये नौकरी दिलवाई। अब जिस घर में तुम रहते हो वो लिया तो मैंने है, पर तुम्हारे नाम पे लिया है, और मेरे कंपनी में तुम्हारे सारे कागज फर्श से जमा किए हैं, और वो बॉक्स उसी घर में रखा हुआ है। अगर ये बात बाहर जाती है तो पुलिस को लगेगा कि तुम उसी गैंग से जुड़े हुए हो जिसने नकार को मारा था, और तुमने चाबी के लिए ये नौकरी की। मतलब अब तक विष्णु दीपक के लिए जो कुछ भी करते आ रहा था वो सब उसका सोचा समझा प्लान था, और इसीलिए विष्णु दीपक को हमेशा ये एहसास दिलाते रहता था कि हम कितने गरीब और बेबस हैं और हमारी जिंदगी कितनी बेकार है, ताकि उसकी बातों में आके दीपक खुद ही चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। पर दीपक एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, वो अपने ईमान पे कायम रहा। जब विष्णु को लगा कि दीपक के साथ काम नहीं बन रहा है तो आज उसने दीपक को पूरा सच बता दिया, और ऐसा बताया कि अगर कुछ भी हुआ तो सिर्फ दीपक फंसेगा और जेल में दीपक ही जाएगा। वो एक तरीके से दीपक को ब्लैकमेल कर रहा था। अब दीपक एक बार फिर से बेवकूफ बन गया था। वो विष्णु पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसको बहुत बुरे तरीके से फंसाया था, पर अब दीपक के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो विष्णु का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर विष्णु दीपक को अपना प्लान बताता है, कहता है कि उस दिन डांस बार में मेरे साथ जो 3 आदमी थे वो मेरे आदमी थे, वो हमारे वैन से बॉक्स चोरी करेंगे। चोरी होने पर हम दोनों को कमांड में बुलाया जाएगा। मैं सीनियर हूँ तो मुझे पहले बुलाया जाएगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का टाइम रहेगा जब तक कि मैं अंदर हूँ, मतलब कि लगभग 15 मिनट। तो तुम्हें उन्हीं 15 मिनट में लॉकर रूम के अंदर जाना है और चाबी का निशान साबुन पे छाप लेना है। हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने प्लान के हिसाब से विष्णु और दीपक उन 3 आदमियों का एक जगह वेट करने लगते हैं। जब वो तीनों वहाँ आते हैं तो विष्णु अपने गाड़ी में का एक बॉक्स उन्हें देने जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ अपनी गाड़ी लेके वो आदमी आ जाता है जो उस दिन भाग गया था जब विष्णु ने उसके सभी साथियों को मार दिया था। वो वहाँ विष्णु से अपना बदला लेने आया था। वो वहाँ आते ही विष्णु पे गोलियां चला के उसे मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब ये सब देखे विष्णु के 3 आदमी भी वहाँ से भाग जाते हैं और उनका प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। पर दीपक अचानक ये सब होता देख के बहुत शौक हो गया था। फिर कंपनी का बॉस मात्रे दीपक से पूछताछ करता है कि ये सब कैसे हो गया, तो दीपक उन्हें सब बता देता है सिवाय उस प्लान के। मात्रे उसे कहता है कि अब जब तक तुम पर पुलिस इंक्वायरी होगी तब तक तुम सस्पेंडेड रहोगे और तब तक तुम्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलने वाली। ये सुन के दीपक उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैंने इतने दिन काम किया है उसकी कुछ तो पगार दीजिए। तो मात्रे उसे कहता है कि एक तो तुमने मेरी कंपनी की बेइज्जती करवा दी, मेरा एक आदमी मरवा दिया,
और अब पगार चाहिए तुझे और मेरे कंपनी का रूल तो पता है ना तुझे। अब विष्णु के बेबी को ये खबर तू ही जाके देगा क्योंकि वो तेरा पार्टनर था। ऐसा कह के वो दीपक को वहाँ से जाने को कहता है। फिर दीपक विष्णु के घर जाके उसकी पत्नी को विष्णु का सामान देते हुए बताता है कि अब आपका पति नहीं रहा। ये जानने के बाद वो फूट फूट के रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दीपक को कहती है कि मुझे वो बॉक्स चाहिए, तुम मुझे वो बॉक्स दे दो। तब दीपक उसे कहता है कि कौन सा बॉक्स, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा बॉक्स कह रही हो। विष्णु ने मुझे कभी किसी बॉक्स के बारे में नहीं बताया। मतलब विष्णु की पत्नी को भी विष्णु के प्लान के बारे में सब कुछ पता था और दीपक को फंसाने के बारे में भी पता था। फिर दीपक घर जाकर हर जगह उस बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देता है और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। इधर राखी जब उस बार में डांस कर रही थी तो एक आदमी उसे पैसे देते हुए छूने की कोशिश करता है तो राखी उसे थप्पड़ मार देती है। पर यह बात उस डांस बार के मालिक जयेश भाई को पसंद नहीं आती। वो राखी को वहाँ से जाने को कहता है पर राखी जाने से पहले उसे पैसे मांगती है जो उसने आज तक कमाए थे। तो जयेश भाई उसे पैसे दे देता है और उसे जोर से थप्पड़ भी मारता है और अपने आदमियों को देकर उसे डांस बार से बाहर निकलवा देता है। अब राखी और दीपक दोनों के पास काम नहीं था। राखी जब घर वापस आती है तो दीपक उसे सब कुछ सच बता देता है और ये भी बताता है कि उस बॉक्स में बहुत सारा पैसा है पर चाबी नहीं है मेरे पास। पर राखी उसे कहती है कि तुम ये बॉक्स वापस लेके आओ, हमें ये नहीं चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि निकल जाते हैं यहाँ से पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तब दीपक उसे कहता है कि निकलते जाएंगे कहाँ, मेरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा, मैं फंस जाऊंगा और मुझे फंसना नहीं है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकल जाना है लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तब राखी उसे पूछती है कि क्या करने वाले हो तुम। तब दीपक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा पर मैं तुम्हें और माही को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों को इस दलदल से निकलवा के ही रहूंगा, मेरे पे विश्वास करो। अब दीपक के दिमाग में कुछ तो प्लान था और उसे पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है, इसीलिए वो अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारता है। अगले दिन दीपक फिर से अपने कंपनी में जाके अपने बॉस मात्रे से कहता है कि मुझे मेरे काम किए हुए पैसे दे दो। पर मात्रे उसे वहाँ से मार के बाहर निकलने लगता है। यहाँ उनके बीच हाथापाई होती है और इस दौरान दीपक वहाँ खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर मात्रे पर टांग देता है और उसके सिर पे बंदूक रखकर लॉकर रूम में जाके वहाँ की एक चाबी चुराकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। पर भाग का एक गार्ड दीपक के पैर पर गोली मार देता है। फिर भी वो जैसे तैसे एक बाथरूम में जाके वहाँ की खिड़की से नीचे जाने की कोशिश करता है। वो वहाँ के पाइप के जरिए उस बिल्डिंग के टेरेस पर पहुँचता है लेकिन तब तक वहाँ के सभी गार्ड्स भी टेरेस पर पहुँच चुके थे और जब वो दीपक को वहाँ से भागते हुए देखते हैं तो वो सभी उस पर गोलियां चलाकर उसे मार डालते हैं और दीपक वही मर जाता है। जिस बॉक्स की चाबी दीपक ने लॉकर रूम से चुराई थी वो उस बॉक्स की थी जो बॉक्स क्लाइंट के पास ही था। मात्रे इस बात को उस क्लाइंट से कंफर्म भी कर लेता है तो मात्रे को समझ नहीं आता कि दीपक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जो बॉक्स क्लाइंट के पास ही है। तो दीपक उस बॉक्स की चाबी चुरावे क्यों भाग रहा था। आगे हम देखते हैं कि उस कंपनी के रूल के अनुसार दीपक का सारा सामान उसके घर राखी के पास पहुंचा दिया जाता है। राखी को उस सामान में एक खुलने वाला लॉकेट मिलता है जिसमें दुर्गा माता की फोटो लगी हुई थी। जब राखी वो फोटो हटाती है तो उसमें एक चाबी का निशान बना हुआ था। मतलब दीपक बेवकूफ नहीं था बल्कि उसने बहुत ही चालाकी से यहाँ पर दिमाग लगाया था। वो पहले दुकान गया और ऐसा लॉकेट खरीदा जिसमें साबुन बना जा सके। फिर जब वो लॉकर रूम से चाबी चुरा रहा था तब उसने उस चाबी का निशान उस लॉकेट पर बना लिया था जो बॉक्स उसे घर पे मिला था क्योंकि उसे पता था कि उसका सामान राखी तक पहुँचा दिया जाएगा। दीपक ने वादा किया था कि वो अपनी बीवी और बच्ची को कुछ नहीं होने देगा। उसने अपना वादा तो पूरा किया पर अपनी जान देकर और उस दिन वो जानबूझकर गलत चाबी लेकर भाग रहा था ताकि सब लोग उसे बेवकूफ समझे और आगे कोई उसकी बीवी और बच्ची को बॉक्स के लिए तंग ना करे। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि राखी माही को लेकर अपने गाँव वाले घर पहुँच जाती है। उसने नकली चाबी बनाकर उस बॉक्स के सारे पैसे निकाल लिए थे। उसमें इतने पैसे थे कि वो लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। पर अब उनके साथ दीपक नहीं था। वो दीपक के साथ अपने बिताए हुए खुशी के पलों को याद करके बहुत रोती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हाइप करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।